बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं CL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम MA फाइनल के अर्थशास्त्र के पेपर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। हम इसकी शुरुआत करेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के युग में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। उसे अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए तथा विभिन्न देशों से आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कि एक देश का दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या लाभ हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम क्लासिकल जो थ्योरीज थी, जो प्रतिष्ठित सिद्धांत हैं हमारे, वो जो आधुनिक सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ हम जब देशों के मध्य व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो उनमें किन किन शर्तों को तय किया जाता है, वो कौन कौन सी शर्तें होती हैं और उन शर्तों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस देश की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का अध्ययन करेंगे। हम इस अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन का अध्ययन करेंगे। भुगतान संतुलन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, और इस भुगतान जो असंतुलन है उसके क्या प्रकार हैं। विदेशी विनिमय दर क्या है, विदेशी विनिमय दर को निर्धारित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे, और उन विदेशी विनिमय दर से किस प्रकार से हम इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, हम देश की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा संरक्षण और स्वतंत्र व्यापार, प्रोटेक्शन एंड फ्री ट्रेड। संरक्षण क्या है, फ्री ट्रेड क्या है। आजकल हम खूब सुन रहे हैं फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट और प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट, संरक्षण का कॉन्सेप्ट। इस फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन का अर्थ क्या है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इन सभी का अध्ययन हम इस अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाले विषयों में करेंगे। प्रशुल्क यानी टैरिफ, शुल्क क्या है, सीमा शुल्क क्या है, हम सीमा शुल्क क्यों लगाते हैं, कितना लगाते हैं, WTO का क्या रोल है, आर्थिक उदारीकरण की नीति का क्या रोल है इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। इन तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन हम इस अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के पेपर के अंतर्गत करेंगे। हम शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है। हम जानते हैं कि आज कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। किसी भी देश को ले लीजिए, चाहे आप विकसित देश हो, विकासशील देश हो, पिछड़ा हुआ देश है, कोई भी देश हो को ले लीजिए आप, कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। उसे किसी न किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना ही पड़ता है, अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और आर्थिक संबंधों में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक देश किसी न किसी देश से व्यापार करता है। हम आने वाले चैप्टर्स के अंतर्गत तमाम तरह की हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन किन देशों से करते हैं, किन से नहीं करते, क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में, तमाम तरह के जो सिद्धांत हैं, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण है, प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी प्राप्तियों में अंतर। आज हम देखते हैं
कि प्रत्येक देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो समान नहीं पाए जाते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य कारण है। भारत कच्चे लोहे, मैग्नीज और अबरक का निर्यात करता है। मध्य पूर्व के खाड़ी देश पेट्रोल उत्पादों का निर्यात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा खेती तथा उससे संबंधित जो यंत्र हैं उनका निर्यात करते हैं। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इस तरह की हैं, हम देखते हैं कि जो खाड़ी देश हैं उन खाड़ी देशों में पेट्रोल या पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ की इकोनॉमी जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर करती है। पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात से ही वो अपने नागरिकों की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। भौगोलिक और जलवायु संबंधी हालातों में अंतर। प्रत्येक देश की भौगोलिक और जलवायु संबंधी जो हालात हैं वो अलग अलग हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है वो पर्टिकुलर किसी वस्तु विशेष के उत्पादन के लिए ठीक है। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया गेहूं का उत्पादन, भारत चाय का उत्पादन, मलेशिया में रबड़, थाईलैंड के चावल, क्यूबा के मांस और चीनी, ब्राज़ील की कॉफ़ी, बांग्लादेश पटसन, डेनमार्क दूध के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात इन देशों में इन वस्तुओं के उत्पादन की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हैं। इस कारण से यही देश इन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और निर्यात करते हैं। निर्यात क्यों करते हैं? क्योंकि इन देशों में ये वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती हैं, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जिस कारण से वहाँ ये वस्तुएं सस्ती उत्पादित होती हैं, तो ये और अधिक मात्रा में उत्पादित होती हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो वस्तुएं बच जाती हैं तो ये दूसरे देश को उनको निर्यात कर देते हैं। इससे यहाँ की इकोनॉमी मजबूत होती है तथा यहाँ पर जो अतिरिक्त उत्पादन है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में जो उत्पादन हो रहा है, उसका भी निर्यात करके और देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोग करते हैं। आर्थिक वातावरण में अंतर। देखिए, आर्थिक वातावरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रत्येक देश की उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, मौद्रिक, राजकोषीय और व्यापारिक नीतियाँ, उत्पादन तकनीकी, साधन अनुपात, साधन कीमतों, उत्पादन फलन तथा आधारभूत ढांचे की सुविधाएं, रुचियों के ढंग, अधिमानों और प्रतियोगिता की मात्रा को प्रभावित करने वाला कानूनी और संस्थात्मक ढांचा शामिल होता है। ये मिलकर ही किसी देश के आर्थिक वातावरण को क्रिएट करते हैं तथा वह आर्थिक वातावरण ही निवेश का वातावरण, इन्वेस्टमेंट का वातावरण तय करता है। आज हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में विश्व की ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो चाइना से निकलकर ताइवान, भारत तथा अन्य देशों में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वहाँ का वातावरण। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं राजनीतिक जो कारण है। देखिए, राजनीतिक संबंध हमारा विश्व के तमाम देशों से राजनीतिक संबंध नहीं है। हमारा व्यापार अधिकतर उन्हीं देशों से किया जाता है जिनसे हमारे मधुर एवं विश्वास योग्य राजनीतिक संबंध है, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थिक संबंधों की शुरुआत राजनीतिक संबंधों से ही की जाती है। हमारे किसी देश के साथ राजनीतिक संबंध अच्छे होंगे तो उसके साथ हम निश्चित मानिए हमारे आर्थिक संबंध भी अच्छे होंगे, क्योंकि हमें विश्वास रहता है, हमें उस देश पर विश्वास रहता है, भरोसा रहता है। ये भी एक आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। परिवहन लागतों में अंतर। देखिए, परिवहन लागत भी अलग अलग होती हैं।
आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व की ज़्यादातर जो कंपनियां हैं जो चाइना और भारत में अधिक हैं या इन दो देशों को ज़्यादा महत्व देती हैं। तो कि मुख्य रूप से दो कारण हैं। नंबर 1, यहाँ पर श्रम शक्ति अधिक होने के कारण सस्ती मात्रा में मिल जाती है। इसलिए ऐसे देश जिनकी तकनीकी श्रम आधिक्य है या जिन वस्तुओं के उत्पादन में श्रम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो इन दो देशों में वह कंट्री उद्योग लगाना ज़्यादा उपयोगी समझेगा। दूसरा, विस्तृत मार्केट। भारत जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पर आता है, चाइना फर्स्ट में है। तो ये दोनों ही देश जो एशिया के देश हैं, ये बहुत बड़ा मार्केट है। अर्थात बाहर की कंपनियां चाइना या भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी या उद्योग लगाएंगी, तकनीकी और इंजीनियर्स उनके रहेंगे, लेबर हमारी रहेगी, और इनको एक बड़ा मार्केट नज़दीक ही मिल जाएगा, जिससे इनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आएगी। और इस परिवहन लागत के कम होने के कारण, यानी कि परिवहन लागत जब कम आएगी तो वस्तुओं की कीमतें कम होंगी। और हम देख रहे हैं, हम जानते भी हैं, समझते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या हमें हमारी चीज़ों को बाहर बेचने के लिए प्रतियोगिता करनी पड़ती है। कंपटीशन, प्रतियोगिता का युग है। और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या देखती है हम? कीमत, क्वालिटी। तो इस कीमत में परिवहन लागत का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए यहीं माल उत्पादित हो रहा है, यहीं आप खप रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कमाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कमाएगी तो वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, कीमतें कम होंगी तो प्रतियोगिता में वह सर्वाइव कर पाएगी। ये भी एक मुख्य कारण है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की समस्या था ना, कि ये भी एक ऐसा कारण है आजकल कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, हम जानते हैं कि डॉलर एक ऐसी मुद्रा है जो पूरा देश स्वीकार करता है। भारत के सामने ध्यान रखिए, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई है, विशेष रूप से खाड़ी देशों ने एक बार ये मना कर दिया कि हम रुपए में पेमेंट नहीं लेंगे क्योंकि आपका रुपए तो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय जो भुगतान की जो समस्या आती है कि देश कहे कि हमको तो या तो डॉलर में या सोने में पेमेंट चाहिए, और डॉलर और सोने में पेमेंट चाहिए, तो अब फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उस देश से व्यापार करेंगे जो हमें सुविधा दे, जो हमें भुगतान की सुविधा दे। हमारे पास उपलब्ध जो करेंसी है उस करेंसी में पेमेंट ले ले या हमें ढिलाई दे दे, तो हम उस देश से व्यापार करना पसंद करेंगे। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देते हैं, या इन कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ध्यान रखिए, ये क्लासिकल टाइम से चले आ रहा है, और आज हम देख रहे हैं, आज तो हम डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरह से। आजकल हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल के अंतर्गत जो हमने चाइना से जो आयात किया करते थे या उस पर निर्भरता थी, उसको दूर करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने आत्मनिर्भर भारत, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए कि किस प्रकार से हम जो डिपेंड हैं चाइना पर या किसी दूसरे देश पर, हम उनकी लिस्ट तैयार करें कि इन पे हम सबसे ज़्यादा डिपेंड हैं, इन पे कम हैं, तो किस प्रकार किन किन वस्तुओं पर हम डिपेंड हैं, उनका विकल्प क्या है हमारे यहाँ पर, हम किस तरह से उस पर आत्मनिर्भर हो सकें। और इसका ताज़ा उदाहरण हम देख रहे हैं कि जब हमारी शुरुआत हुआ था कोरोना काल, तो हम पीपीई किट आयात किया करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। वेंटिलेटर हम आयात किया करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत है, यानी कि ये भी इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही पैदा हुआ है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अत्यधिक हमारी निर्भरता हो जाती है किसी देश पर, तो फिर ध्यान रखिए विकट परिस्थितियों में अगर वो देश हमें धोखा दे दे युद्ध की स्थिति में, तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए हमें उनका विकल्प ढूंढना जरूरी है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देते हैं। अब हम देखेंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फायदे क्या हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रत्येक देश को लाभ कहाँ मिलता है? तो देखिए, मुख्य रूप से हम देखते हैं विश्व के जो संसाधन हैं
ध्यान रखिए। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, जो विश्व के जो संसाधन हैं प्रत्येक देश के पास, मैंने कहा कि अलग अलग हैं, उन संसाधनों का इष्टतम यानी कि अनुकूलतम प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि विशिष्ट जो हमारा श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का जो कॉन्सेप्ट है कि जो विश्व के संसाधन हैं, ध्यान रखिए, कोई देश ऐसा है जहाँ पर कोई संसाधन ज़्यादा पाया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जो अधिकतर कंपनियां हैं, ध्यान रखिए, तमाम कंपनियों में 10 से 15% लोग हिंदुस्तानी हैं। एक तरीके से वो वहाँ की कंपनियां डिपेंड हम पर। और हम जानते हैं कि विशिष्टीकरण क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, वो लगातार उस काम को करते रहते हैं, तो हमें उस काम में महारत हासिल हो जाती है। हमें विशेष योग्यता मिल जाती है उस चीज़ की, उस काम करने की। हम उसको ज़्यादा इष्टतम तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से आने वाले टाइम में कर पाते हैं। दूसरा लाभ है कीमतों में स्थिरता। अभी हमने अध्ययन किया, हमने देखा कि कोई वस्तु किसी देश में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है तो वहाँ उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। मांग पूर्ति का नियम काम करता है। और एक देश में कोई वस्तु बहुत कम पाई जाती है, अर्थात वहाँ की डिमांड की तुलना में उसकी सप्लाई बहुत कम है, कीमत बहुत अधिक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जो वस्तु बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है वहाँ पर उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, और जो वस्तु जहाँ बहुत कम पाई जाती है उसकी कीमत बहुत अधिक हो जाती है। तो इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आज हम देख रहे हैं कि खाड़ी देशों से हमने तेल मंगाया, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित हो रहा है, हमने यह मंगा लिया। अगर हम तेल का यहाँ उत्पादन करते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ मात्रा में तेल होता है, तो उसकी लागत बहुत अधिक आएगी, कॉस्ट बहुत अधिक आएगी। कम उत्पादन होगा, डिमांड ज़्यादा है, कीमत बहुत अधिक होगी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को संतुलन करने के लिए यानी कि कीमतों में स्थिरता भी जरूरी है, और इस कीमतों की स्थिरता से हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की स्थिरता के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तकनीकी प्रगति, आज हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश नई मशीनों, संयंत्रों, डिजाइनों, तकनीकी सेवाओं का अन्य देश से आयात करता है, और एक देश ऐसा है जहाँ तकनीकी ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक देश की तकनीक दूसरे देश में चली जाती है। तो इस कारण से तकनीकी की प्रगति होती है। आज हम देख रहे हैं इस उदारीकरण की नीति के द्वारा, और आज की स्थिति में प्रत्येक देश में तकनीकी का तेजी से विस्तार हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि घर घर या हर व्यक्ति के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पाद हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ले लीजिए, चाहे हमारी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति को ले लीजिए। अब अगर हमारे यहाँ उत्पादित नहीं भी हो रहा है तो भी हम उसका आयात कर रहे हैं, अर्थात जापान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इन देशों की तकनीक हमारे यहाँ पर है, हमारी तकनीक विश्व के तमाम देशों में है। तो इस तकनीकी का भी विस्तार होता है। प्रतियोगिता में वृद्धि, ध्यान रखिए, कंपटीशन अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, और इस प्रतियोगिता में वृद्धि से क्या होता है, यानी कि कुशलता में वृद्धि होती है। प्रतियोगिता में जितनी अधिक वृद्धि होगी, ध्यान रखिए, ग्राहक को उतना अधिक फायदा होगा। वो अलग बात है कि जो फर्में हैं, जो प्रतियोगी फर्में हैं, वो इस कंपटीशन के युग में फर्में खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस आर्थिक उदारीकरण के युग में इसके पास अच्छी तकनीक है, अर्थात कम लागत पर अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करता है, वो आगे निकल जाता है। तो कुल मिला के प्रतियोगिता में वृद्धि होने से कुशलता में वृद्धि होती है, अर्थात हमें आज अच्छी वस्तुएं कम कीमत पर, जितनी अधिक प्रतियोगिता होगी अच्छी वस्तुएं कम कीमत पर आसानी से मिल जाएंगी। नेक्स्ट है द्विपक्षीय सहयोग में बढ़ावा। द्विपक्षीय सहयोग, द्विपक्षीय मतलब दो देशों में या जिन जिन देशों से हमारे व्यापार हो रहे हैं उनमें, ध्यान रखिए, सहयोग को बढ़ावा मिलता है। आज हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में हमारे संबंध
जो अमेरिका थे उससे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फ्रांस, आपने पिछले दिनों पेपर में देखा भी होगा, जब चाइना से हमारा जो टेंशन चल रहा था, अमेरिका है, फ्रांस है, इजराइल है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान है, इन देशों ने हमें खुलकर साथ दिया है, खुलकर हमारे पक्ष में आके खड़े हो गए हैं। कारण कि इन देशों से हमारे राजनयिक संबंध अच्छे थे और उन राजनयिक संबंधों के साथ साथ हमारे व्यापारिक संबंध यानी कि आर्थिक संबंध भी मजबूत होते गए। और इस परिस्थिति में ये लोग हमारे साथ खुलकर खड़े हुए हैं। यानी कि ये चीज़ें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या द्विपक्षीय संबंध के कारण ही बढ़ावा मिलता है। आर्थिक जीवन का आधार भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हमारे रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है। कारण यह है कि हम जो वस्तुएं हमारे यहाँ उत्पादित नहीं होती है, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उन वस्तुओं को भी हमारे यहाँ मंगा लेते हैं, हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो इससे हमें विश्व की श्रेष्ठतम वस्तुएं, श्रेष्ठतम सुविधाओं की वस्तुएं हमें मिल जाती है, जो हमारे आर्थिक जीवन को बढ़ावा मिलती है, रहन सहन का स्तर हमारा ठीक होता है। ध्यान रखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं, जो पूरे दुनिया को एक साथ एक सूत्र में पिरो कर रखती हैं, उनका विकास भी होता है। जिनमें है मुख्य रूप से हमारे विश्व बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO है, विश्व व्यापार संगठन। इन सभी का विकास भी इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही होता है, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी ये जो आर्थिक संस्थाएं हैं इनके द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों को नुकसान भी होता है। क्या क्या कारण है? मुख्य रूप से संसाधन और बाजारों का शोषण के मुख्य कारण है। विकसित देशों द्वारा निर्धन देशों के संसाधनों एवं बाजारों का शोषण करना। देखिए, विकसित देश जो उदारीकरण की नीति लाए थे, इनका मकसद ही यही था। जब इन देशों के द्वारा विकासशील या निर्धन देशों से व्यापार किया जाता है, तो मैंने कहा ना ऊपर, जो समस्या जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम लोग को जो समस्या आती हैं, इन समस्याओं का ये फ़ायदा उठाते हैं विकसित देश और संसाधनों पर और बाजारों पर शोषण कर लेते हैं, अधिकार जमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमको कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, हम इनसे मंगाएंगे, तो ये अपने हिसाब से नीतियाँ तय करती हैं। भुगतान शेष के घाटे, ध्यान रखिए, भुगतान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण भुगतान शेष के घाटे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश को, ध्यान रखिए, इस आर्थिक उदारीकरण के युग में जहां हम एक निश्चित सीमा तक ही टैक्स लगा सकते हैं, व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, कोटा फिक्स कर सकते हैं WTO के नियमों के अनुसार ही, तो इसमें प्रत्येक निर्धन और विकासशील या पिछड़ा देश अपनी इकोनॉमी को या अपने व्यापार संतुलन को पक्ष में करने के लिए मजबूरन उसको भी निर्यात करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई देश आयात ही आयात करता रहेगा, निर्यात नहीं करेगा, तो वहाँ का भुगतान संतुलन घाटे में चला जाएगा, इकोनॉमी पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगी दूसरे देश पर। तो इस समस्या से बचने के लिए, इसके लिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है और निर्यात करता है, और इस निर्यात के अंतर्गत वह उन चीज़ों का निर्यात करता है जो उनके यहाँ पर बहुतायत से पाई जाती हैं, अच्छी पाई जाती हैं। तो इस कारण से भी उसका जो व्यापार का घाटा है वो लगातार बढ़ता जाता है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय ऋण, उस घाटे को पूरा करने के लिए, व्यापार करने के लिए हम देश से तो उधार लेंगे माल, या हम IMF से लोन लेंगे, या उस देश से कहेंगे कि भाई हम आपको बाद में पेमेंट करेंगे,
तो कहीं ना कहीं हम उस देश पर डिपेंड हो जाते हैं, उस पर डिपेंड हो जाएंगे। तो ये हमारी एक भुगतान की एक समस्या आ जाती है, ध्यान रखिए। और ये भुगतान की समस्या देश की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रतिकूल व्यापार शर्तें। मैंने अभी बताया कि दो देश जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उस स्थिति में विकसित देश या जो विकासशील या पिछड़ा देश है या जिसमें डिपेंड है मुख्य रूप से, तो कहीं ना कहीं विकसित देश उसका फ़ायदा उठाता है। और जो व्यापार की शर्तें हैं वह अपने अनुकूल करने का प्रयास करता है। और विकासशील या निर्धन देश को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है उन वस्तुओं को उस देश से। ठीक है, नेक्स्ट है उतार चढ़ाव का अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उतार चढ़ाव आज हम देख रहे हैं, चाहे मंदी का युग हो चाहे और कोई समस्या हो, बहुत तेजी से फैलता है। अमेरिका में मंदी आई, असर यहाँ तक हुआ। अमेरिका और चाइना के ट्रेड वार हुआ, असर पूरे विश्व में हुआ। तो जिस प्रकार से आज पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह हो गया है, एक देश की समस्याओं का प्रभाव पूरे विश्व पर बहुत जल्दी से पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो आर्थिक उतार चढ़ाव हैं, ट्रेड साइकिल्स हैं, वो भी तेजी से फैलते हैं। हम दूसरे रूप में लें तो हाल ही में कोरोना में आप देख लीजिए, कोरोना कितनी तेजी से किसी एक कंट्री से शुरू होकर कितनी तेजी से पूरे विश्व के तमाम देशों में फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण हो गया इसका। यानी कि कुल मिलाकर चाहे आर्थिक समस्याएं हों चाहे अन्य समस्या हों, आज के युग में जहां पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह है, या हम यूँ कहें कि हम संचार के साधन हो या अन्य साधनों से इस प्रकार से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि एक समस्या बहुत तेज़ी से दूसरे देश में या पूरे विश्व में फैल जाती है। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य दोष है। भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियाँ। नेक्स्ट ये है, अब मैंने अभी अपन जो डिस्कस किया था प्रतिकूल व्यापार शर्तें, उसी का है ये भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियाँ। जो पॉलिसीज हैं वो भेदभावपूर्ण हैं, और इस भेदभावपूर्ण पॉलिसी के अंतर्गत राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी देश से आयात करेंगे, उससे माल मंगाएंगे, उधार रखेंगे, उसका पेमेंट बाकी रहेगा, तो हम उसी से व्यापार करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। और इस तरह की इस निर्भरता के कारण उसका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा। और इस राजनीतिक हस्तक्षेप किसी भी देश के लिए, संप्रभुता के लिए, सुरक्षा के लिए उचित नहीं है। अंतिम कारण है युद्ध का कारण, युद्ध की स्थिति। ध्यान रखें, युद्ध एक ऐसी स्थिति है जब युद्ध शुरू हो जाता है तो ध्यान रखिए उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न के बराबर या बंद हो जाते हैं। और इस युद्ध से पहले हमने जिन जिन देशों से व्यापार किया है, मुख्य रूप से ऐसे साधनों का जो उस युद्ध में उपयोग में आएंगे, जिसमें युद्धक विमान, प्राकृतिक गैस, तमाम तरह के साधन जो उसमें काम आएंगे, जब व्यापार बंद हो जाएगा तो हम उन पर डिपेंड रहते थे, जो उस युद्ध काल में उन वस्तुओं की पूर्ति हो पाना संभव नहीं होगा, जो उस देश के लिए भी उचित नहीं है। तो तमाम तरह के ये ऐसे कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, हमारा जो ये पेपर है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, बहुत आसान पेपर है। मैं शुरू से ही कहता हूँ आपको हर व्याख्यान में कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो कला वर्ग के सभी सब्जेक्टों से आसान है। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि यहाँ पर हम एक चीज़ को कई तरह से डिफाइन करते हैं। हम उससे डायग्राम के द्वारा भी डिफाइन करते हैं, हम उसको टेबल के द्वारा डिफाइन करते हैं, हम उसको इक्वेशन के द्वारा डिफाइन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे तो कोई भी पार्ट हमें समझ में आ जाता है, तो हम आसानी से उस टॉपिक को समझ सकते हैं। यही कारण है कि इकोनॉमिक्स जो है, अगर इसकी हम सही स्टडी करें तो ना कि हमेशा हमें अच्छी तरीके अध्ययन करने के लिए हमें चलना है इजी टू हार्ड। हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। इसलिए हमने जो ये टॉपिक लिया आज, ये शुरुआत का टॉपिक है, बहुत इजी है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र के अंतर्गत हम लगातार अध्ययन करते जाएंगे तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और हमें इंटरेस्ट भी होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमें किसी विषय वस्तु में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, रुचि होती है, तो हमारे वो समझ में जल्दी आता है। इसलिए हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो हम इजी टू हार्ड चलें और उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें। क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, और जिज्ञासा बढ़ती जाएगी तो हमको आसानी से वो चीज़ समझ में आएगी। हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि हमने कब हमारा जो टॉपिक था या जो हमारी बुक थी या जो हमारा पेपर था, हमने कब कंप्लीट कर लिया और पूरा हमारे समझ में आ गया। कि यही एक सफलता का आधार है। धन्यवाद।